चलिए, तो यहाँ पर ज़िंदगी से भरी हुई काजोल की तमाम सफलता और कामयाबी की कहानी तो हमने सुन ली, समझ ली, लेकिन अब बारी आती है एक ऐसी शख्सियत से बात करने की जो कि कहती हैं कि अगर अपने सपनों को पूरा करना है तो आपको डरना नहीं है बिल्कुल भी। मैं बात कर रही हूँ यहाँ पर शुगर कॉस्मेटिक्स की फाउंडर और सीईओ विनीता सिंह की, जो हमारे साथ जुड़ गई हैं। विनीता, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय निकाला हमारी आज की इस खास पेशकश के लिए। और सबसे पहले तो आपको महिला दिवस की ढेरों शुभकामनाएं। आपके सफ़र की मैं शुरुआत करूं उससे पहले मुझे आपसे एक चीज़ जाननी है। आपने जो आप आज हैं उसके लिए एक बहुत ही मोटे पैकेज की नौकरी छोड़ दी। इतनी हिम्मत आप में कैसे आई? इतना बड़ा रिस्क लेने का आपने जो फैसला लिया विनीता, वो कैसे लिया? हाय कविता, ऑनेस्टली बहुत डर लग रहा था जब मैंने अपना डिसीजन बताया था डॉइचे बैंक को कि मैं ये जॉब नहीं लूंगी। पर मेरे को बहुत स्ट्रॉन्ग बिलीफ था कि ये दुनिया तो एंटरप्रेन्योर्स ही बदल सकते हैं। और मैंने ये डिसाइड किया था कि मैं एक ना एक दिन एंटरप्रेन्योर बनूंगी। मेरे दिमाग में बस जो डिसीजन था वो था कि अभी करना है कि बाद में करना है। तो मैंने जितने लोगों से बात की उन्होंने बोला कि जितना जल्दी करो ना उतना अच्छा है, क्योंकि बहुत साल लगते हैं एक बड़ी कंपनी खड़ा करने में। तो जितनी जल्दी आप उस रास्ते पे चले जाएं जिसमें आपको इवेंचुअली जाना चाहिए ना, मैं अभी अपने सारे एम्प्लॉइज को ये बोलती हूँ कि आपके 20s पैसा बनाने के लिए नहीं है, आपके 20s हैं ये फिगर आउट करने के लिए कि आपका लाइफ का पैशन क्या है, आपको क्या करना है अपनी लाइफ से, सीखने के लिए। तो मुझे लगा सबसे ज्यादा सीख तो मिलेगी एंटरप्रेन्योरशिप से, और मैं फिगर आउट कर पाऊंगी मुझे अपनी लाइफ में कौन सा बिजनेस खड़ा करना है बाय स्टार्टिंग वन। तो इसलिए किसी तरह हिम्मत करके जॉब छोड़ के स्टार्टअप कर दिया। यहाँ पे करोड़ों का पैकेज जो है आपने छोड़ा है सिर्फ अपनी कॉलिंग को फॉलो करने के लिए। तो विनीता, मुझे ये बताइए कि आपका जो सफर था टू आइडेंटिफाई योर कॉलिंग, ये जो पूरी जद्दोजहद है, इसको आपने कैसे संभाला? कैसे आपको पता चला कि मुझे जिंदगी में यही काम करना है और ये मेरा ट्रू फोकस है, मेरा पाथ है? तो पहली बार जब मैं 17 साल की थी, मैं दिल्ली से चेन्नई जा रही थी, क्योंकि मैंने डिसाइड किया था कि मैं आईआईटी मद्रास में पढ़ने वाली हूँ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, क्योंकि मुझे हॉस्टल में रहना था। तो मैं जब उस फ्लाइट में पहली बार थी तो एक जो बहुत फेमस प्रोफेसर है वहां के, पद्मश्री है प्रोफेसर झुनझुनवाला, वो मुझे फ्लाइट में मिले। उन्होंने मुझे बहुत सारे सवाल पूछे। उसमें एक सवाल ये था कि आप रियली क्या करना चाहती हो। तो मैं जो भी जवाब देती थी वो उसमें मुझे क्रॉस क्वेश्चन करते रहते थे। एंड फिर उन्होंने फाइनली पूछा कि आप रियली क्या करना चाहती हो। तो मैंने बोला मैं अगर खुश होंगी, अगर मैं बहुत रिच हूँ, क्योंकि मैं दिल्ली से थी, 17 ईयर ओल्ड दिल्ली गर्ल, तो सच निकल आया कि मुझे रिच बनना था। तो उन्होंने मुझे उस टाइम बोला था कि मुझे नहीं लगता रिच बन के तुम्हें खुशी होगी, क्योंकि फाइनली पैसे से बहुत खुशी नहीं आती है। पर गिवन जो तुम्हारा पोटेंशियल है, मुझे लगता है कि तुम सोचो एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में, क्योंकि कुछ बनाने में जो मजा है वो बहुत अच्छा है, और प्रोसेस में तुम रिच भी हो जाओगे और कुछ बना भी पाओगे। तो तब से मेरे दिमाग में ये कीड़ा था एंटरप्रेन्योरशिप का। तो मैं उसके बारे में बहुत पढ़ाई की, मैंने सारी बुक्स पढ़ ली, स्टीव जॉब्स, रिचर्ड ब्रांसन, सब एंटरप्रेन्योर्स के बारे में पढ़ लिया। और फिर मैंने जब हिम्मत करके 23 साल की उम्र पे जॉब छोड़ के अपना बिजनेस स्टार्ट किया, तो इतने बड़े बड़े फेलियर्स हुए, जो भी ट्राई किया सब फेल, रिजेक्शन, इन्वेस्टमेंट नहीं रेज हो पा रही है, बहुत सालों तक स्ट्रगल। तो मुझे एक्चुअली वो डाउट होने लगा कि मैं शायद एंटरप्रेन्योरशिप बनने के काबिल नहीं हूँ। प्रोबेबली एंटरप्रेन्योर्स जो होते हैं वो स्टीव जॉब्स जैसे होते हैं, मैं स्टीव जॉब्स नहीं हूँ। ये जब पहली बार रियलाइजेशन होती है ना कि आप एक राह पे निकल चुके हो और आपको समझ आता है कि आप वो नहीं हो जिसके जिसका ड्रीम देख के आप निकले थे, तो बहुत सेल्फ डाउट और बहुत स्ट्रेस होता है। पर समहाउ मैंने फिर भी गिव अप नहीं किया। मैंने सोचा मैं ट्राई करती हूँ, अलग अलग चीजें ट्राई की, बहुत फेलियर्स हुए, 10-15 साल तक बहुत धक्के खाए। और उसके बाद ये फाइनली जब कंपनी बड़ी हुई तो मेरी रियलाइजेशन ये हुई कि एंटरप्रेन्योर जो हैं वो हर शेप, हर साइज, हर जेंडर में आते हैं, और एक सेट डेफिनेशन या रेसिपी नहीं होती है सक्सेस पाने की कि आप स्टीव जॉब जैसा जीनियस हो, आप ग्रेट प्रेजेंटर हो, आपका विजन इतना बड़ा होना चाहिए। हम अलग अलग तरीके से भी बड़ी कंपनीज बना सकते हैं। और जब वो रियलाइजेशन आई, मुझे लगा वो बहुत ही मेरे लिए एम्पावरिंग थी कि अगर आप कोई भी दिशा में 20 साल तक मेहनत और लगन से लगे रहो
तो आप एक बड़ा बिजनेस बना पाओगे, एंड इट डजंट मैटर कि आपका टैलेंट क्या है और आपकी स्किल्स क्या है। बिल्कुल सही कहा आपने, लेकिन आप ही की जर्नी की मैं बात करूं तो यहाँ पर कई बार आपने कहा भी है अपने इंटरव्यूज में कि जब आप फंडिंग के लिए जा रही थी तो बहुत लोगों ने आपसे कहा कि आपसे बात नहीं करनी, किसी पुरुष से बात करनी है। तो जब आइडिया की बात हो, फाइनेंसेस की बात हो, महिलाओं को सीरियसली नहीं लिया जाता। आपके साथ क्या वाकया हुआ, जरा बताएं। बहुत सारे इन्वेस्टमेंट किए मैंने, काफी सारे तो ब्रांड्स में किए थे, बट दो तीन जो बहुत ही पसंद आई मुझे, वो ये थी जिनका एक सोशल इम्पैक्ट भी था। तो एक ईसीजी डिवाइस है जो अर्ली हार्ट अटैक डिटेक्ट कर सकती है। वो एक 8,000 की डिवाइस है, हम उसको और सस्ता करने की कोशिश कर रहे हैं, पर स्पंदन नाम है उसका। आई थिंक वो बहुत इंटरेस्टिंग इसलिए थी क्योंकि इंडिया में 37% जो डेथ्स होती हैं वो हार्ट रिलेटेड एलिमेंट की। बिल्कुल, यहाँ पर आप बता रही थी कि आपने किन किन ब्रांड्स में पैसे लगाए हैं, क्योंकि मेरे ख्याल से शार्क टैंक इंडिया में जब आप शामिल हुई हैं तो आपने भारत का टैलेंट वहाँ पर आते हुए देखा है। तो अब मुझे आप फिर से बताएं विस्तार से कि किस तरह से आपने डील्स फर्स्ट ऑफ ऑल क्रैक की हैं, और क्या कुछ नया हुनर आपने देखा शार्क टैंक इंडिया के अपने अनुभव में। तो अगर हम अभी जो फाइनेंशियल फ्रीडम जिस चीज से आती है वो है विमेन वर्किंग, और उसमें सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि इंडिया में अभी भी सिर्फ 20% विमेन जो है वो फॉर्मल वर्कफोर्स में है। एंड बहुत सारे रीजंस है इसके पीछे। अभी भी विमेन जो है, एक रिपोर्ट है कि विमेन 6:1 ज्यादा काम करती हैं घर का कंपेयर टू मेन। तो अगर आप वर्किंग वुमन है, आप एडुकेटेड है, फिर भी आप दिन में 6 घंटे घर पे काम करें, आपके हस्बैंड 1 घंटा काम कर रहे हैं, तो आपकी जो एबिलिटी है अपने करियर में सक्सीड करने की वो उससे लिमिट हो जाती है। तो ये वाले बहुत सारे इन्वेस्टमेंट किए मैंने, काफी सारे तो ब्रांड्स में किए थे, बट दो तीन जो बहुत ही पसंद आई मुझे, वो ये थी जिनका एक सोशल इम्पैक्ट भी था। तो एक ईसीजी डिवाइस है जो अर्ली हार्ट अटैक डिटेक्ट कर सकती है। वो एक 8,000 की डिवाइस है, हम उसको और सस्ता करने की कोशिश कर रहे हैं, पर स्पंदन नाम है उसका। आई थिंक वो बहुत इंटरेस्टिंग इसलिए थी क्योंकि इंडिया में 37% जो डेथ्स होती हैं वो हार्ट रिलेटेड एलिमेंट की, एक साइलेंट किलर है इंडिया के लिए। तो आई थिंक ये काफी एक प्रोडक्ट है जो बहुत जरूरी है। एक दूसरी कंपनी थी जो एक फैन रॉड ऐसा बनाती थी जो सुइसाइड प्रिवेंट कर सकता है, और ऑलरेडी उन्होंने कोटा के हर हॉस्टल के कमरे में लगा दिया था, एंड ऑलरेडी वो लोग सुइसाइड भी प्रिवेंट कर चुके हैं। तो ये दो डील्स ऑफ कोर्स काफी क्लोज टू माय हार्ट है। तीसरी एक डील है, एक लड़की जो मथुरा से आई थी, अपनी फैमिली से लड़के अपना बिजनेस स्टार्ट करके वो बनाने की कोशिश करी थी। वो कस्टमाइज शूज बनाती है, बिल्कुल कलरफुल डिजाइन वाले। मुझे वो बहुत पसंद आई क्योंकि मुझे उस लगा कि वो इंडिया की होप है, वो इंडिया का फ्यूचर है, क्योंकि इतनी सारी लड़कियां हैं छोटे छोटे सिटीज में जिनको अभी भी एडुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट की इक्वल अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती है। तो वो लड़की की स्टोरी देख के काफी ज्यादा लाखों यंग गर्ल्स इंस्पायर होंगी, तो इसलिए वो भी मेरे एक बहुत ही क्लोज टू माय हार्ट डील है। तो ये मेरी सारी डील्स में से ये तीनों मेरी सबसे क्लोज टू माय हार्ट थी। चलिए यहाँ पर थोड़ा सा आपके फाइनेंशियल पोर्टफोलियो पर भी बात कर लेते हैं। मुझे बताएं कि आप अपने निवेश को कैसे संभालती हैं, कैसे समझती हैं। थैंक यू कविता, मुझे इस शो पे लाने के लिए। एंड मैं सारी यंग विमेन, ओल्ड विमेन, जो भी सिटी से विमेन इसको वॉच करिए, उनको एक हैप्पी वुमेन्स डे बोलना चाहती हूँ, और ये बोलना चाहती हूँ कि मैं एक्चुअली ऑनेस्टली मैंने अपने डैड से सीखा था। तो मैं शुरू से सिर्फ पहले अपने पैसे फिक्स डिपॉजिट्स में डालती थी, क्योंकि मुझे लगता था कि मैं अपना बिजनेस चला रही हूँ, लाइफ में इतनी रिस्क ले रही हूँ, तो अपने पर्सनल इन्वेस्टमेंट मुझे बिल्कुल सेफ खेलना है। तो कुछ 4-5 साल पहले एक हमारे इन्वेस्टर से बात हुई जिन्होंने एक कंपनी इन्वेस्ट किया जो एक ऐप बनाती है जो मार्केट्स में अलाउ करती है इन्वेस्टमेंट। एंड उसमें मैंने एक्सपीरियंस किया कि इतना स्कैरी नहीं है। मुझे बहुत डर लगता था मार्केट्स में इन्वेस्ट करने में कि मेरे पैसे डूब जाएंगे। तो मैंने रियलाइज किया कि अगर आप म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करें या स्टॉक में इन्वेस्ट करें, या अच्छी तरीके से करें, प्लान करके करें, सोच के पढ़ के करें, तो वो इतना स्कैरी नहीं है। तो मैंने धीरे धीरे करके निवेश चालू किया मार्केट्स में, और अब आप देखेंगे तो मेरा 80-90% या तो पर्सनल इन्वेस्टमेंट्स इन कंपनीज है, या फिर मार्केट्स म्यूचुअल फंड्स में है।
ओनली 10% अभी रह गया है जो फिक्स डिपॉजिट्स एंड रियल एस्टेट में है, और मैं इससे बहुत खुश हूँ। आई नो आज मार्केट बहुत खराब है, बहुत टर्ब्यूलेंट टाइम चल रहे हैं, पर इन्वेस्टमेंट्स की ब्यूटी ये होती है कि आपको सही डिसीजन लेके पेशेंट रहना पड़ता है, और स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए इतना ऊपर नीचे मार्केट जाए। तो मैं बहुत हैप्पी हूँ कि मैं जो भी गलती करूं एटलीस्ट वो डिसीजन मेरा है। अगर पैसे जाएंगे तो मेरे डिसीजन की वजह से जाएंगे, एंड आई हैव कंप्लीट कंट्रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ओवर माई मनी एंड माई लाइफ। तो वो आई एम मोस्ट प्राउड ऑफ। बिल्कुल विनीता, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करते हुए, और जाते जाते एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद समय निकालने के लिए। महिला दिवस की आपको ढेरों शुभकामनाएं। थैंक यू कविता, मुझे इस शो पे लाने के लिए। एंड मैं सारी यंग विमेन, ओल्ड विमेन, जो भी सिटी से विमेन इसको वॉच करिए, उनको एक हैप्पी वुमेन्स डे बोलना चाहती हूँ, और ये बोलना चाहती हूँ कि खुद में विश्वास रखिए, अनस्टॉपेबल रहिए, बड़ा सोचिए, बड़े सपने देखिए, बिकॉज यू डिजर्व इट। बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन चलिए, इस खास पेशकश में फिलहाल वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार कामयाब महिलाओं की कहानी हम आपको बता रहे हैं। मिलवाएंगे आपको दिव्यांका त्रिपाठी से और ध्वनि भानुशाली से। बने रहें।